Welcome to the revision of audit chapter 7 essay 570 going concern. Okay. सबसे पहले तो बर्ड्स आई व्यू देख लेंगे इस essay का. गोइंग कंसर्न अफेक्ट होना मतलब एग्जैक्टली क्या होना. एक तो इंटेंट या नेसेसिटी टू लिक्विडेट या कर्टेलिंग मटेरियल पार्ट ऑफ द बिजनेस. अगर ये तीनों चीजें होता है तो गोइंग कंसर्न अफेक्ट होता है. और गोइंग कंसर्न अफेक्ट होने के इंडिकेशंस कहां से मिलते हैं. ऑपरेशनल, फंक्शनल एंड अदर. अपन वो देखने वाले ऑपरेशनल, फाइनेंशियल एंड अदर. तो ऐसे इंडिकेशंस मिलेंगे अपने को. इंडिकेशंस मिलेंगे, इसका इंपैक्ट होगा कि एक तो अपन खुद से गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस बंद करेंगे, या इच्छा नहीं है फिर भी करना पड़ रहा है, या धंधा आधे के ऊपर बंद हो चुका है, मटेरियल पार्ट बंद हो चुका है. तो अल्टीमेटली क्या होगा, गोइंग कंसर्न. गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा. तो ये इसका इंपैक्ट है. तो सबसे पहले कंडीशंस आएंगे. कौन से कंडीशंस? ऑपरेशनल, फाइनेंशियल या अदर. ऐसे कोई तो कंडीशंस बनेंगे. उस कंडीशंस बनेंगे तो क्या होगा, एक तो मैनेजमेंट का इंटेंशन बन जाएगा बंद करने का, या कोई ऑप्शन ही नहीं है बंद ही पड़ जाएगा, या कर्टेल करना पड़ेगा, धंधे को बहुत छोटे लेवल पे लेके आना पड़ेगा. तो अल्टीमेट इसका इंपैक्ट क्या होगा कि धंधा बंद पड़ जाएगा, गोइंग कंसर्न पे इंपैक्ट आ जाएगा. ये पार्ट समझा? यस. फिर ये किसका काम है? सबसे पहले तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन बना. वेरी गुड. ऑडिटर का काम नहीं है. ये किसका काम है? मैनेज. तो मैनेजमेंट को बोलो भाई गोइंग कंसर्न है कि नहीं, तू चेक कर. मैनेजमेंट ही नहीं चेक करना चाहिए. मैनेजमेंट चेक करता है डूइंग, देन ओके, मैनेजमेंट चेक कर रहा है, कोई इशू नहीं है. और मैनेजमेंट को अनसर्टेनिटीज मिल जाती है तो उसको पूछो कि क्या सॉल्यूशंस निकाले. गोइंग कंसर्न तो चेक करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को चेक करना पड़ेगा. मैनेजमेंट चेक कर रहा है तो अच्छी बात है, तो चेक कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ तो मिलेगा. तो उसको क्या पूछो, भाई तूने क्या सोल्यूशन निकाला है इन सब के ऊपर का. निकाला तो ओके, उसको चेक करो. अगर वो नहीं कर रहा है, निठल्ला बोल रहा मैं नहीं चेक करता, रिक्वेस्ट कर कि भाई करो, तुम्हारा काम है. फिर भी उन्होंने बोल रहा नहीं मैं नहीं करता, एटीट्यूड. तो अपने पास एक ही ब्रह्मास्त्र है, चेंज द ओपिनियन. अगर मैनेजमेंट करता भी है असेसमेंट और सॉल्यूशंस भी निकालता है, कुछ होता है, पर वो भी गलत जा सकता है. 3 रीजंस है कि क्यों मैनेजमेंट गलत जा सकता. मैनेजमेंट ने किया तो सॉल्यूशंस पूछो, नहीं किया तो रिक्वेस्ट करो, और करने के बाद भी गलत जाने के चांसेस हैं. ये हो गया सेकंड पार्ट. कुछ समझा? तीसरा, अगर मैनेजमेंट कर रहा है तो मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है. तो मेरे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और मैनेजमेंट जब करता है तो मुझे उसके अजम्पशंस को क्या करना है, इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि उसने जो भी किया वो सही है या गलत है. और अल्टीमेट चौथा पार्ट, कंक्लूजन्स. ओपिनियंस कैसे कैसे चेंज होते हैं, इसमें ओपिनियंस को लेके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है. तो बेसिकली 4 पार्ट है इस एसे के. पहला पार्ट क्या है, व्हाट इज गोइंग कंसर्न. इसमें 3 पार्ट्स क्या है और वो क्यों आते हैं. ये पहला पार्ट समझ में आया क्या पहले? तो पहले व्हाट इज गोइंग कंसर्न, उसमें 3 छोटे छोटे पार्ट्स क्या है और वो 3 कंडीशंस क्या है, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड अदर. उतना पार्ट देखने वाले. इतना समझा क्या? चलो, गोइंग कंसर्न. तो गोइंग कंसर्न इज वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन. तो गोइंग कंसर्न फंडामेंटल 3 अकाउंटिंग अजम्पशंस है. कौन से? अक्रूअल, कंसिस्टेंसी एंड गोइंग कंसर्न. तो ये फंडामेंटल है. तो एंटरप्राइज जनरली गोइंग कंसर्न है ऐसा अजम्पशन करना किया जाता है. कब तक गोइंग कंसर्न होना? फोर्सिएबल फ्यूचर तक होना. तो फोर्सिएबल फ्यूचर मतलब जब तक मैं देख पा रहा हूं तब तक तो कंपनी चल रही है, तो आराम से. गोइंग कंसर्न ये फंडामेंटल अजम्पशन है. जनरली कंपनी गोइंग कंसर्न मानी जाती है कब तक? फोर्सिएबल फ्यूचर तक. बट अगर 3 सिचुएशंस आ गए, कौन से? इंटेंशन, नेसेसिटी ऑफ लिक्विडेशन, कर्टेलिंग मटेरियली द स्केल ऑफ ऑपरेशन. मतलब धंधा पानी बहुत कम कर देना, तो बहुत लो लेवल पे लेके आ जाना. कर्टेलिंग मटेरियली द स्केल ऑफ ऑपरेशंस. तो ये 3 सिचुएशंस अगर आते हैं तो फिर क्या होगा?
गोइंग कंसर्न अफेक्ट होगा। अभी यहाँ पे 2-3 पॉइंट देखे। गोइंग कंसर्न इज अ fundamental accounting assumption. Generally, it is viewed as going concern till the foreseeable future, unless तीन चीजें, intention, necessity of liquidation, curtailing materially the scale of, इधर तक ओके। नाउ गोइंग कंसर्न, अगर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है गोइंग कंसर्न? अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न है, यूज ऑफ गोइंग कंसर्न है, तो असेट्स एंड लायबिलिटीज कैसे होंगे? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर गोइंग कंसर्न है तो असेट्स लायबिलिटी कैसे रहेंगे? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर नहीं है, नॉट अ गोइंग कंसर्न, तो लाइकली टू प्राइस दे विल फेच। इसको ही अपन यूज करते हैं एनआरवी। तो आराम से गोइंग कंसर्न है तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में असेट एंड लायबिलिटी वैल्यू किए जाएंगे। अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो लाइकली प्राइस दे विल फेच, मतलब एनआरवी बेसिस पे वैल्यू किए जाएंगे, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। गोइंग कंसर्न फंडामेंटल है, जब तक फोर्सेबल फ्यूचर है तब तक देखा गया। इंटेंशंस, नेसेसिटी ऑफ लिक्विडेशन, कर्टेलिंग द मटेरियल, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, तो ये तीन चीजों की वजह से गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकता। अगर गोइंग कंसर्न है तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस पे वैल्यू करो, नहीं है लिक्विडेट करो या फिर एनआरवी बेसिस पे करो। इधर तक ओके। अब क्वेश्चन आता है गोइंग कंसर्न को अफेक्ट होने वाले कंडीशंस क्या है। आओ ये थोड़ा आगे 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 आगे, इधर आओ, पेज नंबर 17 देखिए। तो ये तीन कंडीशंस हैं, कौन से? फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, अदर्स। अब ये इसका एक चीज अभी अपन फटाफट पढ़ने वाले, ये रट्टा नहीं मारने वाले, ये ऐसी चीजें जो तुमको कॉमन सेंस लगा के एग्जाम में इसके मिलते जुलते लिखे तो भी चल जाएगा। पर इसमें तुमको एक समझना है कि ऐसे कौन से कंडीशंस है जो गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल, ये सब चीजें है अगर एक आधे धंधे में एक या इसका ग्रुप, तो समझ लेना क्या गोइंग कंसर्न खतरे में है। तो ऐसा कौन सी सिचुएशन? नेट लायबिलिटी और नेट करंट लायबिलिटी पोजीशन, लायबिलिटीज ज्यादा हो गई। फिक्स्ड बोरोइंग अप्रोचिंग मैच्योरिटी विदाउट रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट ऑफ रिन्यूअल, तुम्हारा लोन डिबेंचर रिपेमेंट करने को आ गया और तुम्हारे पास पैसा। इंडिकेशन टू विड्रॉ फाइनेंशियल सपोर्ट बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर तुमको उधारी नहीं दे रहे। निगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज तुम्हारे निगेटिव है। फाइनेंशियल रेशियोज, डेट इक्विटी रेशियो बिगड़ गया, नेट प्रॉफिट रेशियो बिगड़ गया, करंट रेशियो बिगड़ गया, तुम्हारे फाइनेंशियल रेशियोज एडवर्स है। सब्सटेंशियल ऑपरेशन लॉस, वार हो गया, कोई बड़े से देश का प्रेसिडेंट पागल हो गया, तो ऐसे कुछ, तो धंधा पानी, ऑपरेशनल लॉसेस हो सकते। अरियर्स और डिसकंटिन्यूस ऑफ डिविडेंड, तुम डिविडेंड नहीं दे रहे। इनएबिलिटी टू पे, क्रेडिटर को उधारियां नहीं दे पा रहे, लोन नहीं दे पा रहे। क्रेडिटर बोल रहे कैश ऑन डिलीवरी, इसका पहले ही बोला था, सबसे पहले भनक किसको लगती है? क्रेडिटर को लग जाती है कि तुम्हारी वाट लगी है। हाँ, तो बेसिकली ये सब चीजें अगर हो रही है, लोन नहीं दे पा रहे, क्रेडिटर उधारी नहीं दे रहे, कैश पे लेके जाने के बोल रहे, निगेटिव कैश फ्लोज है, लोन रिपेमेंट करने के लिए पैसे नहीं, ये सब मतलब क्या है? ये इंडिकेशंस है किसके तरफ के? गोइंग कंसर्न को अफेक्ट करने के इंडिकेशंस हैं। कौन से वाले हैं? फाइनेंस। अब ऑपरेशनल, फाइनेंस सब ठीक है पर ऑपरेशनल में इशू है। मैनेजमेंट इंटेंशन टू लिक्विडेट, सब कुछ सही चल रहा है, मैनेजमेंट की भरी है, वो बोल रहा है कि मेरे को बंद कर देने का है, मेरे को मजा नहीं आ रहा। लॉस ऑफ की मैनेजमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, मेन मालिक घुस हो गया, प्रमोटर का डेथ हो गया। लॉस ऑफ मेजर मार्केट और की कस्टमर्स, मेन मार्केट बंद हो गया। लेबर डिफिकल्टीज, उसके रिलेटेड लेबर लोग नहीं मिल रहे। शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लाईज, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा। इमरजेंसी ऑफ हाईली सक्सेसफुल, इमरजेंस ऑफ एक बड़ा कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया, ठीक है। हाँ, अभी डीमार्ट आ गया, किराना दुकान वाले को दिक्कत हो गई। हाँ, तो बेसिकली इसमें पैसों के रिलेटेड इशू नहीं है, इसमें धंधा चलाने के रिलेटेड इशू है। मालिक चला गया, लेबर लोग नहीं मिल रहे, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, तो ये सब जो चीजें हैं, या कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया, तो ये सब चीजें ऑपरेशनल डिफिकल्टीज में आते हैं। एंड तीसरा इज
अदर इवेंट्स, अदर क्या क्या है? नॉन कंप्लायंस विद द कैपिटल और रेगुलर रिक्वायरमेंट, तुमने लॉ को फॉलो नहीं किया, लॉ तुमको फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। पेंडिंग लीगल एंड रेगुलेटरी पेंडिंग, इतने सारे लीगल केसेस आ गए तुम्हारे ऊपर और तुम ये लड़ते लड़ते ही मरने वाले हो। चेंजेस इन लॉ एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट ने लॉ ही चेंज कर दिया। जैसे रिसेंट अभी बजट आने वाला है ना, तो बजट में क्या बोल रहे पता है क्या? हाँ, अब तुम्हारे फेवरेट सिगरेट के ऊपर का टैक्स 400% होगा। 18 रुपए की सिगरेट 72 रुपए की बात हो रही है। सो भाई सबसे पहले वाट किसकी लगेगी? आईटीसी की वाट लगेगी। 50% धंधा आईटीसी से आता है, सिगरेट से आता है उसको। सो चेंजेस इन लॉ, लॉ चेंज हो गया तो सच में पूरी वाट लग सकती है। अनइंश्योर्ड एंड अंडर इंश्योर्ड कैटास्ट्रॉफीज, कैटास्ट्रॉफी मतलब नेचुरल कैलामिटी आ गई और तुम्हारे पास इंश्योरेंस या इंश्योरेंस कंपनीज बह गई। सो अब ऐसे सिचुएशन में ही क्या ही करेंगे? तो अदर इवेंट्स, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड अदर, ये इवेंट्स आएंगे तो गोइंग कंसर्न के 3 सिचुएशंस आ सकती है। इंटेंशन, नेसेसिटी और कर्टेलिंग मटेरियल स्केल ऑफ ऑपरेशंस, इससे गोइंग कंसर्न अफेक्ट होगा। गोइंग कंसर्न अफेक्ट अगर होगा, अगर अजम्पशन सही है तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नहीं होगा तो एनआरवी बेसिस पे करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट समझा? नो प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ गोइंग टू द सेकेंड पार्ट। किसका काम है ये? मैनेजमेंट का काम है। क्या करने का? गोइंग कंसर्न अजम्पशन को चेक करने का मैनेजमेंट का काम है। कर रहा तो अबे मैनेजमेंट चेक बनेगा, अपन मैनेजमेंट को चेक करेंगे। पेपर तुम लिखो, मैं पेपर को चेक करूंगा। पेपर लिखना तुम्हारा काम है, ठीक है। मैनेजमेंट का गोइंग कंसर्न काम चेक करना है और ऑडिटर का काम मैनेजमेंट को चेक करना है। अब समझा? हाँ, अब तुम पेपर लिख रहे कि नहीं लिख रहे वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। लिखे तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा लिखो बोल के। पेपर नहीं लिख रहे फिर ओपिनियन चेंज करूंगा, डी बच्चा है। हाँ ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस पे आ जाएंगे तो मैनेजमेंट को चेक करना है। ओके रुको, ओके इधर आओ। 2.6 इवेल्युएटिंग मैनेजमेंट, नहीं ये तो अपन उसका चेक करेंगे। हाँ 2.7 पे आओ। एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट्स एंड कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड। Additional audit procedure. If events or conditions have been identified that may cause significant doubt on entities going concern और मटेरियलिटी अनसर्टेनिटी आती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? मैनेजमेंट को चेक करना पड़ता है कि इसको एक्सेप्ट करना है, उसको मिटिगेटिंग फैक्टर उसको कम करने के लिए मैनेजमेंट क्या कर रही है। वेदर मैनेजमेंट नॉट येट परफॉर्म द असेसमेंट, मैनेजमेंट अगर ये असेसमेंट कर ही नहीं रही है तो अपन क्या करेंगे? मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि तुम ये असेसमेंट करो। इवैल्यूएटिंग मैनेजमेंट प्लान्स फॉर फ्यूचर एक्शंस। अब मैनेजमेंट ने कर लिया और उनको मिल भी गए। क्या मिले? गोइंग कंसर्न को अफेक्ट करने वाले सिचुएशंस मिल गए तो उनको क्या पूछो? आउटकम ऑफ दिस इवेंट्स एंड लाइकली इंप्रूवमेंट सिचुएशंस फिजिबल, तो उनके फ्यूचर एक्शंस क्या है, इसको लेके तुम क्या करने वाले हो और तुम्हारे क्या प्लान्स है और ये सिचुएशन को तुम इंप्रूव कैसे करेंगे और तुमको क्या लग रहा है कि ये फिजिबल है क्या। तो सबसे पहले मैनेजमेंट कर रही है क्या? नहीं कर रही है तो तुम क्या करेंगे? उसको रिक्वेस्ट करेंगे। अगर मैनेजमेंट कर रही है तो उनको क्या पूछो? तुम्हारे फ्यूचर एक्शंस क्या है, प्लान्स क्या है और ये प्लान्स के आउटकम तुमको क्या लगता है, ऑडिटर को क्या लगता है कि ये इंप्रूव करेंगे, ये फिजिबल है, प्रैक्टिकल है, उन्होंने जो भी सॉल्यूशंस बोल रहे हैं वो चेक करो। तीसरा उनको क्या बोलो? फ्यूचर फोरकास्ट ऑफ कैश फ्लोज बना के दो कि जो अभी सिचुएशंस आ गई ऐसी गंदी वाली, तो इसकी वजह से अभी फ्यूचर में धंधा पानी क्या होगा, तो उसको कैश फ्लो बना के दो।
अगर सच में बिजनेस अच्छा काम करेगा तो बिजनेस में पैसे बचेंगे, तो बिजनेस में पैसे अगर बचेंगे तो वो कैश फ्लो में दिखेगा। तो कैश फ्लो जो बना रहे वो कैसा होना चाहिए, रिलायबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग डेटा जनरेटेड एंड एडिक्वेट सपोर्टेड अजम्पशंस। तो ये फ्यूचर में बन रहा कि पास में बन रहा, फ्यूचर, तो मैनेजमेंट ने कुछ ना कुछ तो अजम्पशंस बनाए रहेंगे। तो तुमको क्या चेक करना है कि अजम्पशंस एडिक्वेट है क्या, वो उनको चेक करना है। एंड दूसरा, उनकी जिस बेसिस पे उन्होंने ये कैश फ्लोज बनाया वो रिलायबल है क्या। सबसे पहले मैनेजमेंट नहीं कर रहा है तो उनको रिक्वेस्ट करो, मैनेजमेंट कर रहा है तो उनको फ्यूचर प्लान्स पूछो, और उनके फ्यूचर प्लान के आउटकम्स इंप्रूव करेंगे क्या, फिजिबल है क्या, वो चेक करो। और तीसरा क्या बोलो उनको, कैश फ्लो फोरकास्ट बना के दो फ्यूचर आउटकम के बेसिस पे। उसमें दो चीजें चेक करो, क्या चेक करो, रिलायबिलिटी ऑफ अंडरलाइन डेटा जनरेटेड, वो रिलायबल डेटा है। एंड तीसरा, एडिक्वेट सपोर्ट फॉर अजम्पशंस, जिस बेसिस पे वो फोरकास्ट बना है उसके अजम्पशंस चेक करना है। कंसिडरिंग वेदर एडिशनल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन हैव बिकम अवेलेबल सिंस द मैनेजमेंट मेड द असेसमेंट। मैनेजमेंट ने जैसे सोचा उसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन अपने पास आई है क्या, कुछ एडिशनल फैक्ट्स मिला है क्या। और एट लास्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस, उनसे लिख के लो कि तुम ये जो भी बोल रहे हो हमको लिख के दो, क्या कि तुम जो बोल रहे हो वो तुम करने वाले हो। ओके, हाँ अब देखो, मैनेजमेंट अगर नहीं करे, इफ मैनेजमेंट नॉट येट परफॉर्म द असेसमेंट, रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू मेक असेसमेंट। दूसरा, evaluate management's plans for future and whether the outcome of these plans is likely to or feasibility in the circumstances. Entity has prepared the cash flow forecast for future outcomes, then auditor has to check reliability of the underlying data generated and adequate support for the assumptions. If any additional facts or information have came into the have become available since the management may have assessment, and at last क्या करो, requesting written representation, किस चीज के लिए related, plan for future actions and feasibility of these plans। तो ये जो तुम कर रहे हो इसके लिए feasible है क्या, ये सब plans लिख के दो हमको, तुम जो भी बोल रहे हो वो लिख के दे दो। इधर तक ओके, मैनेजमेंट कर रहा है ओके, नहीं कर रहा है रिक्वेस्ट करो, और बाकी सब चीजें हो गई। अब अपन किधर आ रहे हैं, मैनेजमेंट ने जो भी किया वो गलत जा सकता, क्यों जा सकता, तीन रीजन है। आओ स्टार्टिंग के पेज पे आओ। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, पेज नंबर 7.14 आगे। किसको करना है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसको करना है, मैनेजमेंट को। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन किसको चेक करना है, मैनेजमेंट को। ये किस में लिखा है, AFRF में नहीं लिखा है, फिर भी ये किसको करना है, मैनेजमेंट को। नॉट इंक्लूडेड एक्सप्लिसिटली, भले ही AFRF में नहीं लिखा है फिर भी ये किसको करना है, मैनेजमेंट को। इनहेरेंटली अनसर्टन फ्यूचर आउटकम और जजमेंट, अभी देखो मेकिंग दिस जजमेंट, ये गोइंग कंसर्न है, ये जजमेंट है। ये जजमेंट इनहेरेंटली अनसर्टन है, क्यों अनसर्टन है, क्योंकि फ्यूचर आउटकम्स है। मैनेजमेंट ने अजम्पशंस किया गोइंग कंसर्न के रिलेटेड, अब ये जजमेंट गलत जा सकते, क्यों गलत जा सकते, तीन रीजंस है। व्हाई, डिग्री ऑफ अनसर्टनिटी एसोसिएटेड विद द आउटकम ऑफ एन इवेंट और कंडीशंस इंक्रीजेस सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये अनसर्टन इवेंट से एसोसिएटेड था और वो इसका आउटकम क्या आएगा ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। इसका एग्जांपल मैंने डोनाल्ड ट्रंप एंड टैरिफ का भी दिया था। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा ये बहुत अनसर्टन है, तो मैं प्रेडिक्शन करना गोइंग कंसर्न ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी एंड अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, बिजनेस कितना बड़ा है कितना कॉम्प्लेक्स है और इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसके ऊपर से भी possibility है। A judgment about the future is based on information available at the time at which judgment is made। जब जजमेंट बनाया गोइंग कंसर्न का तब की जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी एंड सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से वो आज के तारीख में जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो चेंज हो गई।
जब डिसीजन बना है तब की इंफॉर्मेशन और आज की इंफॉर्मेशन दोनों में चेंजेस आ गए, तो ये सब सिचुएशंस आ सकते हैं जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न कैसा अजम्पशन है, इनहेरेंटली अनसर्टन है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन कैसा रहेगा, इनहेरेंटली अनसर्टन। किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए। किसके लिए, मैनेजमेंट। कौन सबसे पहले तो ये अजम्पशन कौन कर रहा है, मैनेजमेंट। एएफआरएफ ने बोला है क्या, एएफआरएफ ने एक्सप्लिसिटली नहीं बोला है, फिर भी ये मैनेजमेंट का ही काम है। पर ये मैनेजमेंट ने क्या किया है, जजमेंट किया है। मैनेजमेंट ने क्या किया है, जजमेंट है। पर ये जजमेंट कैसा है, इनहेरेंटली अनसर्टन है। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ अनसर्टनिटी एसोसिएटेड विद द आउटकम ऑफ एन इवेंट विच में इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड है और इसकी पॉसिबिलिटी चेंज हो सकती है। दूसरा, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, इट में बी अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर जो अपने हाथ में। एंड तीसरा, जजमेंट अबाउट द फ्यूचर आउटकम इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द टाइम ऑफ जजमेंट which may be different or inconsistent with reasonable at the time were made। आज के तारीख की इंफॉर्मेशन और तब की इंफॉर्मेशन में अभी इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। इधर तक ओके, क्या चला अभी, मैनेजमेंट चेक किया नहीं किया और गलत जवाब, इधर तक ओके। अब अपन आ रहे छोटे मोटे, अभी अपना ऑडिटर का काम क्या है इसके रिलेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर पर। ऑब्जेक्टिव पे आएंगे फिर उधर आएंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एज पर ऐसे 570 क्या है, 570 के हिसाब से, टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न। तो अपने को क्या करना है, यहां का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट अबाउट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट्स यूज ऑफ गोइंग कंसर्न। अपने को क्या ऑब्टेन करना है, sufficient appropriate audit evidence regarding appropriateness of management's use of going, मैनेजमेंट यूज करेगी गोइंग कंसर्न को, अपने को उसके रिलेटेड एविडेंसेस जमा करने। दूसरा, टू कंक्लूड बेस्ड ऑन एविडेंसेस, अपने को क्या करना है, कंक्लूड करना ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस वेदर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट दैट में कास्ट डाउट ऑन गोइंग कंसर्न। अपने को मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है क्या जो गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर सकते, इसके ऊपर कंक्लूजन लाना है। दूसरा क्या है, टू कंक्लूड ऑन द बेसिस ऑफ वेदर मटेरियल अनसर्टेनिटी दैट कास्ट द सिग्निफिकेंट डाउट ऑन गोइंग कंसर्न। एंड एट लास्ट, टू रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू एसएम। वापिस से तीन ऑब्जेक्टिव्स अपने क्या क्या है, टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग, and दूसरा टू कंक्लूड ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द दैट कास्ट द सिग्निफिकेंट डाउट ऑन गोइंग कंसर्न एंड टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द। ये तीन काम है ऐसे के ऑडिटर के, तीन ऑब्जेक्टिव्स है। दो तीन बार रिपीट करना जब तक रट्टा नहीं होता। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एज पर ऐसे 570, टू ऑब्टेन रिगार्डिंग, तो अपने को एविडेंसेस जमा करने हैं जो मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न के रिलेटेड। दूसरा, टू कंक्लूड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस वेदर मटेरियल अनसर्टेनिटी दैट कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन गोइंग कंसर्न। अपने को जो भी एविडेंसेस मिले उसके बेसिस पे अपने को कंक्लूड करना है ऐसे कोई सिचुएशन है क्या जो गोइंग कंसर्न को अफेक्ट, एंड टू रिपोर्ट एज पर वन लास्ट टाइम, टू ऑब्टेन regarding, and दूसरा to conclude on the basis of whether that on going concern and to report as per the essay। ये किसका काम है, किसके हिसाब से, ऐसे 570 के हिसाब से ऑडिटर का काम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ये थोड़ा ऊपर, ये पहले क्यों लिया क्योंकि यही यहाँ पे रिपीट हो रहा है। फिर भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अप्रोप्रिएटनेस मैनेजमेंट रिव्यूज ऑफ गोइंग कंसर्न। अभी पढ़े थे क्या, पढ़े ना बीच, एंड मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट अबाउट एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू, ये भी पढ़े क्या। दूसरा ऑब्जेक्टिव
बेसिकली पहले दो, ये ऑडिटर का काम है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये दो ऑब्जेक्टिव्स को चेक करना. However, as described in essay 200, overall objective of independent auditor in accordance with the, तो अब essay 200 ने क्या बोला, ऑडिटर के पास क्या है, इनहरेंट लिमिटेशंस है. किसका, एबिलिटी टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट. तो अपने पास 100% गारंटी देने की पावर नहीं है, तो वो पावर इनहरेंट लिमिटेशंस की वजह से नहीं है. तो इनहरेंट लिमिटेशन के अंदर और एक चीज बोली है कि जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो फ्यूचर इवेंट में और भी ग्रेटर है. ऐसा किसने बोला, ऐसे 200. ऑडिटर के पास लिमिटेशन है, इनहरेंट लिमिटेशन. ऐसा किसने बोला था, ऐसे 200. ऐसे 200 ने क्या बोला, ऑडिटर के पास क्या है, और ये इनहरेंट लिमिटेशन और भी ग्रेटर है, और भी ग्रेटर है. कब, फॉर फ्यूचर इवेंट. ऑलरेडी इनहरेंट लिमिटेशन है ऑडिटर के पास, जो ऑलरेडी ऑडिट कर रहा है उसमें प्रॉब्लम्स है. फ्यूचर में तो और भी प्रॉब्लम्स है. क्यों, क्योंकि फ्यूचर क्या होने वाला अपने को पता नहीं है. तो और कंडीशन दैट में कॉज एंटिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न. तो ऐसे 200 के हिसाब से इनहरेंट लिमिटेशंस है फॉर डिटेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट. ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट ढूंढने की जो इनहरेंट लिमिटेशन है फ्यूचर इवेंट को लेके तो और भी ज्यादा है. तो ऑडिटर ढूंढ सकता क्या, ऑडिटर कैन नॉट प्रेडिक्ट सच फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशंस. ऑडिटर ऐसे फ्यूचर कंडीशंस को प्रेडिक्ट कर सकता क्या, अपन फ्यूचर बाबा थोड़ी है जो देख सके कि सच में क्या होने वाला है फ्यूचर, तो ऑडिटर को नहीं है. तो इसीलिए ऑडिट रिपोर्ट कैन नॉट बी व्यूड एज गारंटी एज टू गोइंग कंसर्न. तो यहाँ पे 3 पार्ट आ गया. पहले ऐसे 200 के हिसाब से इनहरेंट लिमिटेशन ग्रेटर इन केस ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, और दूसरा ऑडिटर cannot predict such future events and conditions, and तीसरा audit report cannot be viewed as guarantee as a going concern. तो अब एग्जाम में अगर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछे, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऑब्जेक्टिव के 2 लिखेंगे और ये 3 लिखेंगे, तो टोटल 5. तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग ऐसे 570 5 है. पहले 2 ऑब्जेक्टिव और ये 3 अभी के जो पढ़े. तो वापस से जब तक ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ में आती तो पहले 2 ऑब्जेक्टिव्स बोलो. टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न. ये पहला, ये किसका काम है, ऑडिटर. दूसरा, to conclude on the basis of evidences that material uncertainty exists that can cast significant doubt on going concern. ये पहले 2 हो गए. फिर तीसरा, as per ऐसे 200 inherent limitation about ability to detect material misstatement are greater in case of future event regarding going concern. ये हो गया तीसरा. अब चौथा, ऑडिटर कैन नॉट प्रेडिक्ट इवेंट्स एंड कंडीशन, ऑडिटर इनको प्रेडिक्ट. एंड 5वां, ऑडिट रिपोर्ट कैन नॉट बी व्यूड एज गारंटी एज टू गोइंग कंसर्न. ऑडिट रिपोर्ट गोइंग कंसर्न की गारंटी बोल के नहीं. ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 5 समझ में आ गई पक्का. हाँ, तो अभी तक क्या क्या हुआ शॉर्ट में देखते हैं. सबसे पहले गोइंग कंसर्न. गोइंग कंसर्न मतलब फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, और इसमें 3 चीजें आई मतलब गोइंग कंसर्न को अफेक्ट करना. इंटेंशन, नेसेसिटी टू लिक्विडेट, कर्टेलिंग मटेरियल स्केल ऑफ ऑपरेशंस. ये किसकी वजह से हो सकता, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल एंड अदर इंडिकेटर्स या कंडीशंस के वजह से. ऑपरेशनल के कोई भी 2-3 बोलो. ऑपरेशनल, वो फाइनेंशियल है, लॉस ऑफ मैनेजमेंट, ओनर मर जाना, लेबर शॉर्टेज, रॉ मटेरियल शॉर्टेज, कंपटीशन आ गया, तो ये ऑपरेशनल हो गए. फाइनेंशियल के निगेटिव प्रॉफिट, निगेटिव कैश फ्लो, रेशियोज एडवर्स, क्रेडिटर कैश पे आ गए, तो ये सब चीजें फाइनेंशियल हो गए. और अदर के लॉ फॉलो नहीं करे, लॉ चेंज, मेनी केसेस आर गोइंग ऑन, तो ये सब चीजें अदर आ गए. तो ये सब होने की वजह से क्या होगा, गोइंग कंसर्न. ए पार्ट समझा, याद हो गया. दूसरा, अब
किसका काम है ये? मैनेजमेंट कर रही है तो ओके, तो उसके ऊपर क्या पूछोगे? सॉल्यूशंस। और वो सॉल्यूशंस कैसे होने चाहिए? हाँ, सॉल्यूशंस इन सिचुएशंस को क्या करना चाहिए? इंप्रूव द सिचुएशंस एंड फिजिबल होने चाहिए। एंड दूसरा, if not performing, then request to make such an assessment। एंड तीसरा क्या मांगो? कैश फ्लो फोरकास्ट फॉर फ्यूचर आउटकम्स। तो कैश फ्लो के अंदर दो चीजें क्या? रिलायबिलिटी ऑफ डेटा एंड एडिक्वेट सपोर्ट फॉर अजम्पशंस। एंड क्या चेक करो? एडिशनल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन दैट बिकम अवेलेबल फ्रॉम मैनेजमेंट असेसमेंट। मैनेजमेंट ने जब से बनाया उससे कुछ और भी इंफॉर्मेशन ऐड हुई है। कैन लास्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस, किसके रिलेटेड? प्लान्स फॉर फ्यूचर एक्शंस। ये भी ये पार्ट हो गया। अब मैनेजमेंट ने जो अजम्पशंस बनाए वो कैसे है? अनसर्टन है। मैनेजमेंट ने जो भी गोइंग कंसर्न के रिलेटेड बनाया वो कैसे है? क्या बोले थे? हाँ, मैनेजमेंट ने जो भी जजमेंट वो कैसे है? इनहेरेंटली अनसर्टन है। क्यों इनहेरेंटली अनसर्टन है? तीन रीजंस। पहला, डिग्री ऑफ अनसर्टनिटी एसोसिएटेड विद द आउटकम और इवेंट एंड कंडीशंस इंक्रीजेस सिग्निफिकेंट। उन्होंने जिस बेसिस पे सोचा वो प्रोबेबिलिटीज चेंज हो गई। दूसरा, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल। एंड तीसरा, judgment about the future is based on information available at the time of judgment is now not matching। तो अभी मैच नहीं हो रही। तो ऐसे तीन सिचुएशन की वजह से मैनेजमेंट ने जो भी जजमेंट दे आर इनहेरेंटली अनसर्टन है। इधर तक ओके। फिर अभी अपना है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट appropriateness of management's use of going concern। दूसरा, to conclude on the basis of evidence material uncertainty exists that cast significant doubt on and to report as per essays। and as per essay 200 risk of material misstatement is greater in case of future events। and चौथा, ऑडिटर कैन नॉट प्रेडिक्ट सच इवेंट्स और कंडीशंस। एंड पांचवा, ऑडिटर्स रिपोर्ट कैन नॉट बी व्यूड एज गारंटी। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तक हो गया, समझा? हाँ, अब ये ना छोटे मोटे पॉइंट्स है वो कवर करते आएंगे, रुको। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ऑब्जेक्टिव की जस्ट नीचे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड कंट्रोल। व्हेन परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एज रिक्वायर्ड बाय से 315, तो 315 के हिसाब से अपन रिस्क ढूंढते। अगर वो करते करते ऐसे कुछ कंडीशंस मिले दैट मेक अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न, तो मैनेजमेंट हैज ऑलरेडी परफॉर्म। तो सबसे पहले मैनेजमेंट को पूछो, ये ऑलरेडी अपन ने देखा था, कौन सा? ये यहाँ पे मैनेजमेंट डूइंग नॉट डूइंग। तो मैनेजमेंट को पूछो कि क्या तुमने असेसमेंट किया है। मैनेजमेंट को पूछो कि क्या तुमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किया है रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न। ऑडिटर शैल डिस्कस द असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड परफॉर्म वेदर मैनेजमेंट हैज आइडेंटिफाइड इवेंट्स एंड उसको कैसे वो प्लान करे टू एड्रेस देम। अब भी जो पढ़े थे मैनेजमेंट का ये मोर और लेस वैसा ही रिपीटेशन है। अगेन किसको असेसमेंट करना है? मैनेजमेंट को। तो उनको क्या पूछो? वेदर दे हैव असेस अबाउट द प्रोसीजर्स। अगर उनको कोई इवेंट्स आइडेंटिफाई हुए क्या? अगर आइडेंटिफाई है तो प्लान्स टू एड्रेस देम। तो तुम पहले मैनेजमेंट ने असिस किया है क्या? अगर असिस किया है तो उनको इवेंट्स आइडेंटिफाई हुए क्या? अगर आइडेंटिफाई हुए तो एड्रेस, उसको वो कैसे हैंडल करने वाले। इफ असेसमेंट इज नॉट येट परफॉर्म, तो क्या करने को बोला था? रिक्वेस्ट। पर यहां पे रिक्वेस्ट यहां पे वर्ड नहीं लिखा। अब इंस्टीट्यूट मैंने क्या बोला, इस ऐसे का थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। वो नीचे कहां पे तो बोला रिक्वेस्ट, यहां पे क्या बोला है? इफ असेसमेंट इज नॉट येट परफॉर्म, डिस्कस इंटेंडेड यूज ऑफ गोइंग कंसर्न, एनक्वायर ऑफ द कंडीशन एग्जिस्ट सिग्निफिकेंट डाउट। तो उन्होंने अगर असेसमेंट नहीं किया है तो उनके साथ डिस्कस करो
कि तुमने बिना असिस्ट किए गोइंग कंसर्न अजम्पशन ओके मान ही कैसे लिया। गोइंग कंसर्न अजम्पशन किसका काम है? मैनेजमेंट। उन्होंने असिस्ट किया क्या, तो उनके साथ क्या करो, डिस्कस करो क्या इंटेंडेड यूज ऑफ गोइंग कंसर्न। फिर तुम गोइंग कंसर्न मान रहे कैसे जब तुमने चेक किया ही नहीं है। तो ऐसा अलाउड है क्या? यस देखो कब अलाउड है, ऑडिटर शेल रिमेन अलर्ट। एक मिनट ठीक है जान दो, इधर तक ही रुको। डिस्कस हाउ दे आर इंटेंडेड टू गो इन कंसर्न, आराम से। सबसे पहले असेसमेंट किसको करना है? मैनेजमेंट को। अगर मैनेजमेंट असेस करेंगे तो क्या मिलेगा? आइडेंटिफाई इवेंट करेंगे जो अफेक्ट करेंगे गोइंग कंसर्न, तो फिर उनको क्या पूछो? प्लान्स टू एड्रेस देम। एंड दूसरा, इफ मैनेजमेंट असेसमेंट नॉट येट बीइंग परफॉर्म, तो क्या करो? डिस्कस करो। क्या डिस्कस करो? इंटेंट टू यूज ऑफ गोइंग कंसर्न। इसका ही आगे चैप्टर में आता है। फिर उनको क्या करो? रिक्वेस्ट करो। क्या करने के लिए? असेस करने के लिए। इधर तक ओके? नेक्स्ट, ये कंडीशंस देख ली अपन ने। इवैल्यूएटिंग मैनेजमेंट्स असेसमेंट। evaluating management assessment. Auditor shall evaluate management assessment of entity's ability to going concern. तो अपना मेन काम है गोइंग कंसर्न चेक करना, पर वो अपन मैनेजमेंट से चेक करेंगे। तो इट इज द की पार्ट ऑफ ऑडिटर्स कंसिडरेशन ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न। अपन गोइंग कंसर्न नहीं चेक करेंगे, चेक कौन करेगा? मैनेजमेंट। अपन क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। ऑडिटर्स कंसिडरेशन ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न। इट इज नॉट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेक्टिफाई द लैक ऑफ एनालिसिस बाय मैनेजमेंट ने असिस्ट करना चाहिए और अपन मैनेजमेंट को चेक करेंगे। बट अगर मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स है तो अपन उसको रेक्टिफाई करेंगे क्या? नहीं। इट इज नॉट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेक्टिफाई द लैक ऑफ एनालिसिस ऑफ मैनेजमेंट अगर एनालिसिस करने में चूक जाती है तो अपना काम नहीं है। मे नॉट प्रिवेंट ऑडिटर टू कंक्लूड वेदर मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट। तो अपन अल्टीमेटली क्या, अगर मैनेजमेंट ने गलती कर दी, अपन उनको नहीं बोलेंगे तुमने गलत किया है, अपन गलत है किया ऐसा नहीं बोलेंगे। अपन क्या करेंगे? डायरेक्टली अपन ओपिनियन पे आएंगे और ओपिनियन चेंज कर देंगे। अपन मैनेजमेंट को रेक्टिफाई करते नहीं बैठेंगे, अपना काम नहीं है मैनेजमेंट को सिखाना तेरा काम क्या है। अपन सीधा बोलेंगे तूने किया क्या? वो बोला ओके तो किया है, नहीं किया तो अपन डायरेक्टली ओपिनियन पे लेके आएंगे। बहुत बार मैनेजमेंट नहीं करती है, क्यों नहीं करती है? हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट, उनके धनाधन प्रॉफिट आ रहे, पहले भी प्रॉफिट आ रहे थे, तो उनको कभी गोइंग कंसर्न चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो दे मेक सच असेसमेंट विदाउट एनी डिटेल्ड एनालिसिस। कभी कभी मैनेजमेंट बिना एनालिसिस करे भी गोइंग कंसर्न अजम्पशन कर देता है। क्यों करता है? बिकॉज दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट। इनके पास दुनिया के प्रॉफिट्स है, इसलिए उन्होंने कभी डिटेल एनालिसिस नहीं किया। फिर वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं? यस तो अपन कोई टेंशन नहीं। तो ऑडिटर जनरली अप्रोप्रिएटनेस चेक करता है विदाउट एनी डिटेल्ड एनालिसिस। हमेशा मैनेजमेंट ने डिटेल एनालिसिस करने की जरूरत क्यों? क्योंकि पास इनके हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स है। तो ये सब ये छोटे छोटे पॉइंट से सुन के आगे बढ़ो। ये R1 टाइप्स में आते हैं, ये किधर फिट नहीं होते, सिर्फ तुमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर मैनेजमेंट को कोई कंडीशंस मिल जाती है तो मैनेजमेंट क्या करेगा? फ्यूचर एक्शंस लेगा। और वो फ्यूचर एक्शन अपने को क्या चेक करने हैं? वो फिजिबल है कि नहीं। अगर वो असेसमेंट करता है, असेसमेंट करते करते उनके कुछ सिचुएशंस आ जाती है तो उसके ऊपर वो क्या बोलेगा? मैं ऐसे कुछ फ्यूचर एक्शंस लूंगा। तो तुमको फ्यूचर एक्शंस के रिलेटेड क्या चेक करना है? वो फिजिबल है कि नहीं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है। इसमें एक पॉइंट जो रट्टा मारना है वो यहाँ पे, मैनेजमेंट ने जो भी पीरियड लेना है किसका? गोइंग कंसर्न का, वो कितना होना चाहिए? एज पर AF RF और एज पर लॉ। बट ये कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 12 मंथ्स। 12 मंथ से छोटा का पीरियड चलेगा क्या? नहीं। तो जो भी असेसमेंट करना है मैनेजमेंट को गोइंग कंसर्न का फॉर फोर्सेबल फ्यूचर, वो कितना होना चाहिए? एज पर AF RF और एज पर लॉ होना चाहिए। बट ये कितना भी कर लो, किससे कम नहीं होना चाहिए? नॉट लेस देन 12 मंथ्स। ये पार्ट R² करो और ये ऊपर के तीनों R1 रहने दो, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। ये हो गया था अपना, अगर मैनेजमेंट असिस्ट कर रही है नहीं कर रही है।
अगर मैनेजमेंट ये सब कर देती है, मैनेजमेंट असेसमेंट करी, असेसमेंट करने के बाद उनको कुछ कंडीशंस मिले, कंडीशंस मिलने के बाद उन्होंने कुछ फ्यूचर प्लान्स बनाए, फ्यूचर प्लान करने के बाद अपन उसकी फिजिबिलिटी चेक करें कि वो करेक्ट है कि रॉन्ग है, तो अब अपने और क्या करना पड़ता है ऑडिटर को, एडिशनल प्रोसीजर। ऑडिटर को क्या क्या करना है, एनालिसिस ऑफ डिस्कसिंग कैश फ्लोज, ऑडिटर को कैश फ्लोज चेक करने हैं, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने हैं, डिबेंचर के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़नी है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़नी है, लीगल काउंसिल के पास जाके इंक्वायर करना है, ऑडिटर को गोइंग कंसर्न चेक करने के लिए ये सब। अभी ये सब रट्टा नहीं करना है, ये अंदाजा पॉइंट से, जनरल पॉइंट से कि ऑडिटर को गोइंग कंसर्न चेक करने के लिए ये सब चीजें करनी है। क्या क्या, कैश फ्लो चेक करना, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना, टर्म्स ऑफ डिबेंचर एग्रीमेंट पढ़ना, मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़ना, लीगल काउंसिल के पास जाके इंक्वायरी करना, कंफर्मिंग द एग्जिस्टिंग एंड लीगलिटी ऑफ एनफोर्सेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है फाइनेंशियल, तो इंस्टीट्यूट ने या कंपनी ने एक एग्रीमेंट करके रखा है कि हमारे ऐसे सिचुएशन में तुम पैसे दो, क्या वो एग्रीमेंट अभी भी है कि जब प्रॉब्लम आएगा तो पैसे मिलने का, तुम कस्टमर के ऑर्डर जो फुलफिल नहीं कर पा रहे वो कैसे करने वाले हो, और मिटिगेटिंग फैक्टर, ये क्या है ऑडिटर को चेक करना है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन चेक करने के लिए ऑडिटर को क्या क्या करना है। इसमें से 4-5 आंसर, कैश फ्लो, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, टर्म्स ऑफ डिबेंचर, लीगल काउंसिल, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, जो कस्टमर के फुलफिल कैसे करेंगे, मिटिगेशन फैक्टर्स कैसे, बोरोइंग फैसिलिटीज अवेलेबल है क्या, ये सब ऑडिटर को चेक करना है कि गोइंग कंसर्न है कि नहीं। गोइंग कंसर्न है कि नहीं चेक करने के लिए ऑडिटर इतने पार्ट करेगा। नाउ आता है कंक्लूजन का पार्ट। अब कंक्लूजन का पार्ट है ना सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं शॉर्ट में बता देता, फिर अपन उसको डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, पूरा ध्यान दो। मैंने एक चार्ट बना के भी दिया था तुमको। सबसे पहले गोइंग कंसर्न है या नहीं है वो देख लो। अगर गोइंग कंसर्न नहीं है, गोइंग कंसर्न नहीं है तो क्या होना चाहिए, डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना। आराम से पहले तो गोइंग कंसर्न है कि नहीं चेक कर लो। अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर होना चाहिए। और डिस्क्लोजर अगर है, डिस्क्लोजर अगर है, गोइंग कंसर्न नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर दे दिया है प्रॉपर, तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन। गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अभी गोइंग कंसर्न नहीं है, गोइंग कंसर्न नहीं है और डिस्क्लोजर भी नहीं है, तो फिर अपन मॉडिफाई करेंगे और मॉडिफाई करके अपन क्वालिफाई या एडवर्स ओपिनियन दे देंगे। अब एक मिनट, तुम्हारा चार्ट है क्या? मैंने एक्चुअली इधर एक्सेल शीट बना के लाया वापस से, 3 पार्ट बनाए थे। ओके सुनो, गोइंग कंसर्न अजम्पशन के रिलेटेड सबसे पहले गोइंग कंसर्न है क्या? यस, गोइंग कंसर्न है। बैलेंस शीट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं रहती है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अगर गोइंग कंसर्न नहीं है, गोइंग कंसर्न नहीं है तो उसमें 2 चीजें करना पड़ता है, डिस्क्लोजर भी देना पड़ता है, एक सेपरेट पैराग्राफ बनाना पड़ता है जिसमें हाईलाइट करना पड़ता है गोइंग कंसर्न के रिलेटेड कि कंपनी में गोइंग कंसर्न नहीं है, ऐसा हाईलाइट करना पड़ता। अगर ऐसा डिस्क्लोजर दिया है तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अगर ऐसा डिस्क्लोजर नहीं दिया है तो डिस्क्लेमर या जनरली एडवर्स ओपिनियन देना चाहिए कि भाई तुम्हारा गोइंग कंसर्न नहीं है और तुमने ऐसा कैसा बोल दिया, तो एडवर्स करना चाहिए। अब आता है अनसर्टनिटी, अब आता है अनसर्टनिटी। कोई अनसर्टन इवेंट्स है तो पहले चेक करो कि मटेरियल है कि वो
इमटेरियल है। अगर इमटेरियल है, अनसर्टन इवेंट्स इमटेरियल है, तो AFRF चेक करो, छोड़ दो, लॉ ने जैसा बोला है वैसा करो। बट वो मटेरियल है, अनसर्टनिटी है, मटेरियल। तुमको ये नहीं दिया था, ये दिया था, अनसर्टनिटी है, मटेरियल है, तो उसमें चेक करो डिस्क्लोजर दिया है क्या। अगर डिस्क्लोजर दिया है अनमॉडिफाइड, अगर डिस्क्लोजर नहीं दिया है तो फिर तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर दोनों में से, ओके, एडवर्स, उनमें से कोई ना कोई तो एक ओपिनियन तुमको देना पड़ेगा। ओके, तो अब ये जो चीजें हैं, अब तुमको ऐसा होना चाहिए, अगर इसमें से कुछ नहीं हुआ तो ओपिनियन तुमको चेंज करना है। अब ये मॉड्यूल ने यहाँ पे कवर किया वाला है, आराम आराम से वो अभी सब देखेंगे। Adequacy of disclosure when events and conditions have been identified and material uncertainty exist. तुमको material uncertainty है तो बैलेंस शीट P&L में क्या क्या करना पड़ेगा। तो adequately disclose events and condition management plan to deal with such an events. तो बैलेंस शीट P&L में ये लिखो कि मैनेजमेंट कैसे इसको डील करने वाली है और प्रॉपरली डिस्क्लोज करो। Clearly that material uncertainty exists and unable to realize assets and liabilities in a normal course of business. बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा कि अनसर्टेनिटी है, assets and liabilities normal course of business में तुमको वसूल नहीं होने वाले हैं और प्रॉपरली तुमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ मैनेजमेंट के प्लान्स टू डील विद एन इवेंट। तो तीन चीजें, कब अनसर्टेनिटी है, गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रही है, तो तुमको तीन चीजें करनी है। क्या करना है? एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना है। दूसरा, मैनेजमेंट प्लान्स टू डील विद द इवेंट्स एंड कंडीशंस। एंड तीसरा, क्लियरली डिस्क्लोज दैट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट एंड अनेबल टू रियलाइज assets and discharges liability in normal course of business। तो तुमको ये तीन चीजें लिखनी पड़ेंगी। पहला, adequately disclose the principal events and conditions। दूसरा, management plans to deal with such an events। and तीसरा, disclose clearly that material uncertainty related to unable to realize its assets and discharge liability in normal course of business। जब गोइंग कंसर्न अफेक्ट होगा तो ये तीन चीजें करनी पड़ेगी, तो करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। एंड इफ गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट, करनी पड़ेगी पर उन्होंने किया नहीं है, तो फिर अपन क्या करेंगे? एक्चुअली गोइंग कंसर्न अजम्पशन नहीं है और उन्होंने गोइंग कंसर्न अजम्पशन मान के किया है, तो अपन क्या करेंगे? एडवर्स। तो ये कौन सा पार्ट हो गया अभी फिलहाल? गोइंग कंसर्न नहीं है और उन्होंने मान लिया कि गोइंग कंसर्न है, तो प्रॉपरली डिस्क्लोजर वगैरह नहीं किए और मान के किए, बैलेंस शीट चेंज नहीं किए, तो अपन क्या करेंगे? ओपिनियन को एडवर्स। गोइंग कंसर्न नहीं है पर मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर रही, क्या नहीं कर रही कि ये गोइंग कंसर्न नहीं है, मतलब चेंजेस करने चाहिए, तो अपन क्या करेंगे? एडवर्स ओपिनियन करेंगे। इफ गोइंग कंसर्न ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट एंड मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, गोइंग कंसर्न है पर मटेरियल अनसर्टेनिटी आती है, गोइंग कंसर्न है, अनसर्टेनिटी है, मटेरियल है, तो अपने को क्या क्या करना पड़ेगा? एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। गोइंग कंसर्न है, अनसर्टेनिटी है, मटेरियल है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर डिस्क्लोज कर दिए तो डिस्क्लोज यस, तो क्या करने को बोलेगा? अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। पर इसके साइड बाय साइड अपने को क्या करना पड़ेगा? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, एक ऐसा पैराग्राफ बनाना पड़ेगा। इस पैराग्राफ में ड्रॉ अटेंशन टू द नोट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक नोट मारनी पड़ेगी और लिखना पड़ेगा कि कंपनी का गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रहा है। एंड स्टेट सच इवेंट्स एंड कंडीशन, ऐसे कौन से इवेंट्स एंड कंडीशन है जिसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है, वो तुमको लिखना पड़ेगा। और डिस्क्लोजर नहीं बनाया, अनसर्टेनिटी है, मटेरियल है और डिस्क्लोजर नहीं किया, तो फिर अपन क्या करेंगे? एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं किया, तो तुमको क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा। क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा क्योंकि तुमने डिस्क्लोजर नहीं किया। एक मिनट, तुम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे, शांति से करेंगे।
गोइंग कंसर्न अजम्पशन है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट चेंज करने की जरूरत नहीं, कैसा ओपिनियन जाएगा, अनमॉडिफाइड। गोइंग कंसर्न अजम्पशन नहीं है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन नहीं है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन नहीं है। डिस्क्लोजर किया है क्या, यस, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। डिस्क्लोजर या बैलेंस शीट चेंज नहीं किया, एडवर्स। गोइंग कंसर्न नहीं है और उन्होंने डिस्क्लोजर नहीं किया, बैलेंस शीट चेंज नहीं किया, तो क्या करना पड़ेगा, एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा। अब तीसरा, अनसर्टनिटी एग्जिस्ट, मतलब गोइंग कंसर्न है कि नहीं, ये थोड़ा अनसर्टन है। तो अनसर्टनिटी दो टाइप की हो सकती है, मटेरियल, इमटेरियल। तो यहां पे इमटेरियल वाली है। आइडेंटिफाइड, नो मटेरियल अनसर्टनिटी एग्जिस्ट। आइडेंटिफाई पर इमटेरियल है वो, तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट ऑफ एएफ आरएफ। तो एएफ आरएफ के हिसाब से जो बोला वैसा करना पड़ेगा। अनसर्टनिटी है, इमटेरियल है, तो क्या करना पड़ेगा, एएफ आरएफ। मटेरियल, अनसर्टनिटी है, मटेरियल है, अनसर्टनिटी है, अनसर्टनिटी है, हाँ, गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, और वो कैसे है, मटेरियल है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, और डिस्क्लोजर कर दिए तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लोजर करना था, कर दिए, अपने को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे एक पैरा ऐड कर दो, डिस्क्लोजर प्लस पैरा। कौन सा पैरा, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है, डिस्क्लोजर और पैरा देने की जरूरत है, फिर वो लोग कर रहे क्या, नहीं कर रहे हैं। अगर वो लोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे देंगे। एंड एट लास्ट एक पॉइंट पूरे चार्ट में नहीं बैठता, मैनेजमेंट अनविलिंग टू मेक और एक्सटेंड इट्स असेसमेंट। If management is unwilling to make and extend assessment when requested to do so by the auditor, याद आ रहा क्या, मैनेजमेंट असेसमेंट नहीं करा, अपन क्या करे थे, रिक्वेस्ट करने को बोले थे और वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे, फिर क्या, क्वालिफाइड ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये किधर आएगा, अपना सेकेंड पार्ट, मैनेजमेंट को नॉट डूइंग, रिक्वेस्ट करे थे, ओपिनियन पे इंपैक्ट आता, बोला क्या, कौन सा ओपिनियन आ जाएगा, क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर, क्योंकि मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करे और मैनेजमेंट करने को रेडी नहीं था। तो यहां पे पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। थोड़ा सा 5 मिनट और पेशेंस रखो, पूरा चैप्टर एक बार फिट करता तुम्हारे माइंड में, फिर रिपीट करके फिर जाना है आराम से। मैं पहले बोलूंगा फिर तुमको। पहला पार्ट, गोइंग कंसर्न इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग। 3 चीजें इसमें आ सकती है, इंटेंशन, नेसेसिटी टू लिक्विडेट, कर्टेलिंग मटेरियल स्केल ऑफ ऑपरेशंस। ये 3 कंडीशंस के वजह से आ सकता, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, अदर। ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस के बेसिस पे आंसर दे सकते। ऑपरेशनल में आते मैनेजमेंट का लॉस, लेबर नहीं मिलना, मटेरियल नहीं मिलना, कंपटीशन आ जाना, ये ऑपरेशनल हो गया। फिर आते फाइनेंशियल, निगेटिव कैश फ्लोज, प्रॉफिट निगेटिव, क्रेडिटर नहीं मिल रहा, रेशियोज गलत हो जाना, ये किसके हैं, फाइनेंशियल। अदर, लॉ केसेस, तो बिजनेस में ऑपरेशनल चेंज, तो ये सब चीजें अदर में आते। ये 3 कंडीशंस की वजह से क्या होगा, गोइंग कंसर्न अफेक्ट। अब आता है गोइंग कंसर्न, अगर अजम्पशन है तो बैलेंस शीट पी एंड एल, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो मैक्सिमम वैल्यू देयर कैन फेच इन मार्केट या एनआरवी बेसिस पे। पहला पार्ट ओके, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन, देखो चैप्टर के छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट है, एक एक पार्ट को कंफर्म करो। ये पार्ट कंफर्म हो गया, कुछ इशू, दूसरे पार्ट मैनेजमेंट, ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या इसको एएफआरएफ ने बोला है, एक्सप्लिसिटली एएफआरएफ ने नहीं बोला है, फिर भी ये किसका काम है, मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट अगर ये असेसमेंट कर रही है तो ओके, अपने को कोई टेंशन, तो उनको क्या पूछो, अगर वो असेसमेंट करेगी तो उनको इवेंट्स एंड कंडीशंस मिलेंगे, तो उसके ऊपर वो क्या करेंगे, प्लान्स एंड एक्शंस डिसाइड करेंगे। तो उनके प्लान्स एंड एक्शंस को डिस्कस कर लो कि तुम्हारे प्लान्स क्या है, एक्शंस क्या, इधर तक ओके, कोनो प्रॉब्लम। अगर मैनेजमेंट असेसमेंट, तो अपन क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो नहीं कर रहे, फिर आया क्या लास्ट में, ओपिनियन चेंज हो जाएगा,
डिस्क्लेमर या फिर क्वालिफाइड, ओपिनियन चेंज हो गया। ओके, मैनेजमेंट असेसमेंट कर रही है, मैनेजमेंट असेसमेंट, पर उनका तरीका गलत है, तो अपना काम है कि उनको इंप्रूव करने का नहीं है। इट इज नॉट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेक्टिफाई द मैनेजमेंट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अपन उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, ओपिनियन चेंज करेंगे। याद आ रहा क्या? और फोर्सिएबल फ्यूचर कितने टाइम पीरियड का होना चाहिए? मिनिमम 12 महीने का होना चाहिए। अब मैनेजमेंट जो भी अजम्पशंस करती है या जो भी असेसमेंट करती है, ये जजमेंट्स जो करती है वो अनसर्टन है, इनहेरेंटली अनसर्टन है, बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। पहला, अनसर्टनिटी इंक्रीज size and complexity of business and external factor, information available at the time of making the judgment is now inconsistent with available information now। 3 रीजन के जैसे इनकी अनसर्टनिटी है। इधर तक याद हो गया? कोनो प्रॉब्लम? फिर आता है चौथा, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें 5 पॉइंट है, उसमें ऐसे 570 के 2 ऑब्जेक्टिव्स और 3 पॉइंट अपन ने कर दिए। पहला, टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग मैनेजमेंट यूज ऑफ अप्रोप्रिएट assumption ऑफ मैनेजमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न। दूसरा, टू कंक्लूड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, क्या material uncertainty exists that cast significant doubt on going concern। तीसरा, as per SA 200 inherent limitation है, ability to detect material which is greater in case of future event। चौथा, auditor cannot predict such future events and conditions। and पांचवा, auditor's report cannot be viewed as guarantee। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनिश हो गई, कोनो प्रॉब्लम? तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होने के बाद ऑडिटर को कुछ काम करने हैं। कौन से काम करने हैं? रट्टा नहीं बोला है। ऑडिटर को क्या क्या चेक करना है? कैश फ्लो चेक करना, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना, मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़ना, डिबेंचर के एग्रीमेंट, इंटरनल काउंसिल को इंक्वायर करना, कस्टमर के ऑर्डर फुलफिल कैसे करेंगे, बोरोइंग के फैसिलिटीज, ये सब चीजें हैं। ये रट्टा नहीं करना है। इन जनरल इसमें से 4-5 याद रखो, पर हो जाएंगे इतने इसमें से। ये ऑडिटर को करना, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको क्या काम करना है ये समझ में आ गया? पक्का? यस। अब अपने आते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अगर सपोज सच में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है गोइंग कंसर्न को रिलेटेड, तो क्या क्या करना पड़ता है डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? एडिक्वेटली डिस्क्लोज इवेंट्स एंड कंडीशंस। कौन से इवेंट्स एंड कंडीशन है जो इसको लेके रहे? एंड मैनेजमेंट प्लान्स टू डील विद सच एन इवेंट। एंड तीसरा, डिस्क्लोज क्लियरली दैट देयर इज मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड एंड अनेबल टू रियलाइज एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ। ये कब करना? गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रहा है तो डिस्क्लोजर देना पड़ता है। डिस्क्लोजर अपन यहां पे चार्ट में लिखे ना, डिस्क्लोजर, ये डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर, तो ये 3 पॉइंट डिस्क्लोजर होने चाहिए जब गोइंग कंसर्न अफेक्ट होता है। अब सबसे पहले ओपिनियंस की बात आती है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन ओके है, बैलेंस शीट चेंज करने की कोई जरूरत? ओपिनियन अनमॉडिफाइड। गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो चुका है, मतलब गोइंग कंसर्न नहीं है, बचा ही नहीं है, तो बैलेंस शीट चेंज करना पड़ेगा क्या? यस। और बैलेंस शीट चेंज कर दिया, डिस्क्लोजर दे दिया, अनमॉडिफाइड। बैलेंस शीट चेंज नहीं किया, डिस्क्लोजर भी नहीं दिया, एडवर्स ओपिनियन जाएगा। इधर तक ओके। गोइंग कंसर्न के रिलेटेड अनसर्टनिटी है, गोइंग कंसर्न के रिलेटेड अनसर्टनिटी इमटेरियल है। AFRF ने जो बोला वैसा वैसा करो। अगर अनसर्टनिटी है, मटेरियल है, तो क्या करना पड़ता? डिस्क्लोजर। अब डिस्क्लोजर 3 वापिस से रिपीट करो, 3 कौन से डिस्क्लोजर? एडिक्वेटली डिस्क्लोज इवेंट्स एंड कंडीशंस, मैनेजमेंट प्लान्स टू डील विद सच ऑफ इवेंट्स एंड डिस्क्लोज क्लियरली दैट देयर इज मटेरियल अनसर्टनिटी रिलेटेड, अनेबल टू रियलाइज एसेट्स एंड डिस्चार्जेस लायबिलिटी इन नॉर्मल कोर्स ऑफ। तो ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा और उसके साथ पैरा लिखना है। कौन सा पैरा? किधर गया? हाँ,
मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न टू, तो ऐसा लिख के एक पैरा बनाने का है, ड्रॉ अटेंशन टू दैट नोट, और उसको अटेंशन लेके आने का है। ये कब करने का है? गोइंग कंसर्न अनसर्टन है, मटेरियल है, और इसका डिस्क्लोजर एंड पैरा भी हो गया, और ये सब कर लिया अनमॉडिफाइड, और ये सब नहीं किया क्वालिफाइड और एडवर्स। इधर तक ओके। और मैनेजमेंट को असिस्ट करने को बोले, असिस्ट करने के रिक्वेस्ट करे, उन्होंने नहीं कर रहा है, फिर ओपिनियन दो होगा, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर, एडवर्स नहीं, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर। इधर तक ओके, पूरा चैप्टर कवर हो गया। अब मैं क्वेश्चन आंसर्स पूछूं? पक्का? सबसे पहले तो 3 ऐसे सिचुएशन है जिसको गोइंग कंसर्न ऐसा बोल सकते हैं, अफेक्ट हो रहा। इंटेंशन, लिक्विडेशन करना, नेसेसिटी, curtailing material scale of going concern is a dash assumption, fundamental assumption, fundamental accounting assumption, ओके अकाउंट्स मेरे को पसंद है, हाँ, तो फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption है। ओके, गोइंग कंसर्न है कि नहीं बिजनेस, ये चेक करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? किसने बोला? एक्सप्लिसिटली AFRF ने नहीं बोला, फिर भी मैनेजमेंट की है। ऑडिट रिपोर्ट इज कंसिडर्ड एज अ प्रूफ ऑफ गोइंग कंसर्न, ट्रू और फॉल्स? इट इज नॉट अ प्रूफ। क्यों? ऑडिटर गारंटी, क्यों? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन है एज पर ऐसे 200, और ये फ्यूचर इवेंट की रिलेटेड तो और भी ज्यादा है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, appropriate use of management's use of going, and to conclude on the basis of evidences available whether material uncertainty that cause the significant doubt on going concern। ये सब करना अपना काम है। वेरी गुड, ओके। मैनेजमेंट अगर असिस्ट करता है, मैनेजमेंट असिस्ट करता है, तो उसको 2 चीजें होंगी। कौन सी 2 चीजें होंगी? इवेंट्स एंड कंडीशंस मिलेंगे जो गोइंग कंसर्न को अफेक्ट करेंगे, और प्लान टू एड्रेस। अगर मैनेजमेंट को असिस्ट कर लिया, मैनेजमेंट ने इवेंट ढूंढ भी लिए, प्लान टू असेस भी कर लिए, तो उसके केस में अपने को कैश फ्लो के बारे में 2 चीजें करनी है, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा जनरेटेड एंड एडिक्वेट अजम्पशन। वो अजम्पशंस बराबर है कि नहीं, बराबर है क्या? तो ये 2 चीजें करेंगे कैश फ्लो के केस में। और एक चीज ऑडिटर उनसे लेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस, कि उनके जो प्लान्स ऑफ एक्शंस है जो फ्यूचर में, वो रिटर्न में लेके आना पड़ेगा क्या? वेरी गुड। ऑडिटर को ये सब करने के बाद भी इन जनरल कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं, या इन जनरल ऑडिट के काम है कुछ, क्या? 5-6 इंटरिम फाइनेंशियल स्टेट, एक चीज बोलो, कैश फ्लो, फंड फ्लो चेक, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनल लीगल काउंसिल को इंक्वायर, डिबेंचर के टर्म्स एंड एग्रीमेंट, हाँ, तो ये सब चीजें तुमको करना है एज अ ऑडिटर, ये करना पड़ेगा क्या? ओके। मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न को चेक कर रहा है, मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न को चेक, पर उसका तरीका गलत है, अपन उसको बता देंगे। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ऑडिटर क्या करता है? हावला बैठे बैठे तू गलत कर 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 मजा, मैं ओपिनियन चेंज करूंगा, मैं तेरे को रेक्टिफाई नहीं करूंगा, मैं तेरे को ये करूंगा। जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन नहीं है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन मेरे को बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना है, 4 चीजें करनी पड़ती। पहला, इवेंट्स एंड कंडीशन के बारे में डिटेल्स दे दो, मैनेजमेंट के प्लान्स टू एड्रेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में डिस्पोज नहीं होंगे। चौथा बोलो, चौथा, वेरी गुड, मटेरियल अनसर्टेनिटी ऑफ गोइंग कंसर्न का एक पैराग्राफ बनाना पड़ेगा। ये 4 चीजें करनी पड़ेंगी क्या? अगर ये डिस्क्लोजर दे दिए, फिर ओपिनियन क्या होगा? अनमॉडिफाइड। और ये डिस्क्लोजर नहीं दिए, पक्का एडवर्स होगा। ओके, एडवर्स होगा। ऐसा सिचुएशन
जहां पे क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर देना पड़ता है, क्वालिफाइड या मैनेजमेंट अनविलिंगली डू द असिस्टमेंट ऑन द रिक्वेस्ट के बाद भी फिर अपन क्या करेंगे, डिस्क्लेमर या क्वालिफाइड। कौन से केस में अपन एएफआरएफ को कांटेक्ट करेंगे? अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है बट वो इमटेरियल है, तो अपने को किसको कांटेक्ट करने, एएफआरएफ को कांटेक्ट करने का है। ओके रुको, एक लास्ट चीज, मिनिमम कितना टाइम पीरियड होना चाहिए फोरसेबल फ्यूचर, समझा? ओके तो तुम्हारा पूरा ऐसे क्या बोलते 570 ढंग से हो चुका है।